CH-326 घटिया सरफराज। हर्षवर्धन और हीर दोनों ही गाड़ी में बेहोश थे। दूसरी तरफ आर्या का भी किडनैप हो चुका था और इन सब की खबर शिवाय को नहीं थी। दिव्यांश भी ऑफिस में अपना काम कर रहा था। उसे भी नहीं पता था कि उसके चाचू और उसकी सिंड्रेला चाचा किडनैप हो चुकी है। हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उसने एक अनजान से कमरे में खुद को पाया। हर्षवर्धन ने अपने आप को देखा तो वो चेयर से बंधा हुआ था। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि वो किडनैप हो चुका है। हर्षवर्धन ने याद किया तो उसे याद आया कि कल जब वो ड्राइवर से बात कर रहा था तो ड्राइवर ने उसके मुंह पर एक स्प्रे मारा और उसके बाद से हर्षवर्धन को कुछ भी याद नहीं था। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो वही हीर एक कोने में लेटी हुई थी। हीर को देखकर हर्षवर्धन को थोड़ा सा सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन हीर को अभी तक होश नहीं आया था, वो बेहोश ही थी। हर्षवर्धन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे घबराहट होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। हर्षवर्धन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे चेयर से बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। उस कमरे में कोई भी सामान नहीं था, बस एक चेयर थी और एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। हर्षवर्धन ने आसपास नजर घुमाई तो उसे वहां एक और लड़की दिखाई थी। वो लड़की कोई और नहीं आर्या थी, लेकिन हर्षवर्धन को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को आवाज लगाई, हीर हीर उठ जाओ, लेकिन हीर के कानों में हर्षवर्धन की आवाज जा नहीं रही थी। हीर सच में बेहोश थी, उसे हर्षवर्धन की बात सुनाई नहीं दे रही थी। हर्षवर्धन भी समझ गया कि हीर बेहोश है, वो उसकी बात नहीं सुनेगी। हर्षवर्धन फिर से खुद को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। हर्षवर्धन चेयर को खिसकाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चेयर भी हर्षवर्धन से खिसक नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्को नैना कपूर, अगर आज मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कमरे का गेट खुला। हर्षवर्धन ने आंख उठाकर देखा तो सामने नैना कपूर खड़ी थी। नैना को देखकर हर्षवर्धन जोरों से चिल्लाया, अंडरस्को नैना, तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। नैना आगे आई और हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को तो अब सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी सोचने का टाइम है। तुम्हें मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ देखना है। तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। पहले तुम्हारे सामने हीर को मारूंगी, फिर उस लड़की को देख रहे हो जो उस कोने में पड़ी है, वह कोई और नहीं बल्कि शिवाय की छुई मुई है। फिर मैं उस लड़की को मारूंगी, ये दोनों मर जाएंगे तो तुम तो पागल ही हो जाओगे, और अगर तुम पागल हो गए तो शिवाय पागल हो जाएगा, और शिवाय पागल हो गया तो रघुवंशी खानदान की नींव हिल जाएगी और फिर जाकर मुझे सुकून मिलेगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडरस्को नैना कपूर, अगर आज मैं यहाँ नहीं बंधा होता तो अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता। मार तो तुम्हें शिवाय भी देता, पर मैंने ही उसे मना किया था। पर मुझसे गलती हो गई कि मैंने उसे रोक लिया। तुम्हें तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन तुम मेरे घर में शादी करके आई थी। अगर उसी दिन मार देता तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। नैना कपूर हंसते हुए बोली, अंडरस्को क्या करे, कभी कभी हमें वो सब कुछ देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते, जैसे कि तुमने मेरे साथ किया, मेरी वीडियो चलाकर। तुम चाचा भतीजे ने अच्छा नहीं किया, मैंने भी वो वीडियो देखी ना। अब तुम भी देखो हीर को मरते हुए, आर्या को मरते हुए। जब मैं इन्हें मारूंगी ना और तुम देखोगे। सच कहती हूँ हर्षवर्धन रघुवंशी, दिल को बहुत सुकून मिलेगा। पता है हर्षवर्धन, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन जब जब मैं तुम्हें हीर के साथ खुश देखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा मन करता है तुम्हारी इस हीर उर्फ हिना बाजवा को तुम्हारे सामने मार दूं। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था और तभी पीछे से सरफराज आया। सरफराज को देखकर हर्षवर्धन की आंखें हैरान हो गई। हर्षवर्धन जितना जानता था उस हिसाब से सरफराज इंडिया में नहीं था, बल्कि जब से शिवाय ने उसकी टांग तोड़ी थी तब से वो इंडिया से भाग गया था।
सरफराज के हाथ में एक सटीक थी और शायद उसका एक पैर नकली था। सरफराज टक टक करता हुआ कमरे के अंदर आया। सरफराज ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी मुझे देखकर हैरान हो गए। हैरान होने का टाइम नहीं है पास, कुछ ही देर में तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडस्को, सरफराज तुमने आर्या पर गंदी नजर डाली तो शिवाय ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। सोचो जरा, अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया तो शिवाय तुम्हारा क्या करेगा। ये सुनते ही सरफराज जोरों से हंसने लगा। सरफराज ने कहा, अंडस्को, लेकिन शिवाय को बताया कौन? शिवाय को तो मैंने पहले ही अपने जाल में कैद किया हुआ है। शिवाय को तो कल शाम तक भी कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कल शाम को सब कुछ पता चल जाएगा जब वो अपनी आंखों के सामने 3 लाश देखेगा। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडस्को, सरफराज औकात में रहकर बात कर, तू जानता भी है किसे मारने की बात कर रहा है। हर्षवर्धन रघुवंशी नाम है मेरा, अगर अपने पर आ गया ना तो शिवाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दोनों को जिंदा जमीन में यही गाड़ दूंगा। सरफराज हंसते हुए बोला, अंडस्को, कैसे करोगे, तुम्हारी हालत तो उठने की भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि तुम हमें जिंदा गाड़ दोगे। कुछ भी कहो लेकिन रघुवंशी डायलॉग अच्छे मारते हैं। तभी हीर को धीरे धीरे होश आने लगा। हीर के सिर में भी दर्द हो रहा था। हीर जैसे तैसे बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे हर्षवर्धन, सरफराज और नैना दिखाई दिए। हीर के चेहरे पर घबराहट आ गई। हीर हर्षवर्धन को देखकर बोली, अंडस्को साहब। हर्षवर्धन ने हीर को देखा तो उसे एक राहत की सांस मिली कि उसकी हीर ठीक है। हर्षवर्धन ने फिर हीर को समझाते हुए कहा, अंडस्को, हीर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम पैनिक मत हो, सब ठीक है। लेकिन हीर को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। हीर को वो सब याद आ गया जब सरफराज और नैना दोनों ने मिलकर उसे जहर दिया था। हीर अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडस्को, पीहू के डैडी, इन्होंने ही मुझे जहर दिया था। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें लाल हो गई। अगर आज वो खुला होता तो दोनों को मार चुका होता, लेकिन वो मजबूर था और ये भी जानता था कि वो हमेशा मजबूर नहीं रहेगा। जब उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तब वो उन्हें अपना असली रूप दिखाएगा। थोड़ी देर बाद आर्या को भी होश आने लगा। आर्या भी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने भी अपने सामने जब सबको देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से उठी और हीर के पास गई और हीर को गले लगाकर बोली, अंडस्को, चाची आप यहाँ क्या कर रही है? फिर उसने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू ये सब क्या हो रहा है? आर्या ने फिर सरफराज को देखकर कहा, अंडस्को, चाचू ये वही है जो राजावत हाउस आया था। हर्षवर्धन आज बहुत बेबस था। आर्या और हीर दोनों ही उसे बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी और वो चाह कर भी सरफराज को पनिश नहीं कर पा रहा था। सरफराज ने आर्या और हीर दोनों को देखकर कहा, अंडस्को, हाँ हाँ लगाओ मेरी शिकायत, अपने चाचू से मैं भी तो देखूं तुम्हारा चाचू मेरा क्या बिगाड़ता है। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडस्को, एक बार मुझे खोलकर देख, फिर बताता हूँ मैं तुझे कि मैं तेरा क्या बिगड़ा सकता हूँ। तेरी दूसरी टांग भी ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन रघुवंशी नहीं। ये सुनते ही सरफराज ने एक मुक्का हर्षवर्धन के मुंह पर मारा। हर्षवर्धन का चेहरा साइड हो गया और हीर आर्या के मुंह से चीख निकल गई। आर्या रोते रोते बोली, अंडस्को, प्लीज चाचू को कुछ मत करो, प्लीज चाचू को छोड़ दो, प्लीज कुछ मत करो। सरफराज ने आर्या को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अंडस्को, क्या बात है, तुम तो चलती फिरती खूबसूरती की मिसाल हो। चलो छोड़ देता हूँ तुम्हारे चाचू को, तो बताओ तुम मुझे बदले में क्या दोगी। ये सुनते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हीर ने आर्या को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, सरफराज औकात में रह, तू जानता नहीं है तो किससे क्या बकवास कर रहा है। लगता है तेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई। सरफराज ने एक और मुक्का हर्षवर्धन के चेहरे पर जड़ दिया। हर्षवर्धन के होठों से खून आने लगा। हीर और आर्या दोनों की चीख फिर से निकल गई।
नैना कपूर तो हाथ बंधे बस नज़ारे देख रही थी। शायद नैना कपूर को नहीं पता था कि आज उसका और सरफराज का आखिरी दिन है। अगर शिवाय को भनक भी लग गई कि सरफराज ने उसके चाचू को हाथ लगाया है, तो सरफराज का पैर तो वो पहले ही काट चुका था, आज हाथ भी धड़ से अलग कर देता। आर्या ने फिर से रोते रोते कहा, अंडस को प्लीज चाचू को छोड़ दो। सरफराज ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, अंडस को, मैंने तुम्हारे सामने एक डील रखी है, तुम्हें पसंद है तो तुम वो डील एक्सेप्ट कर सकती हो, तो बताओ तुम्हारे चाचू को छोड़ने का तुम मुझे क्या दोगी। आर्या का रोना और तेज हो गया और हीर उसने आर्या को अभी भी कसकर बच्चों की तरह गले लगाया हुआ था। हीर अपनी जुबान में बोली, अंडस को, ये तो भी बच्ची है। ये सुनते ही सरफराज ने गर्दन टेढ़ी की और हीर को देखकर कहा, अंडस को, तुम तो बड़ी हो, हर्षवर्धन को छोड़ दूंगा, तुम बता दो तुम मुझे क्या दोगी। हमेशा क्या हर्षवर्धन के करीब रहना चाहती हो? कभी दूसरों को भी मौका दो। हीर और आर्या रो रही थी। सरफराज उन्हें जी भरकर बेइज्जत कर रहा था, पर हर्षवर्धन वो शिवाय गुस्से के कुछ नहीं कर सकता था। हर्षवर्धन ने कभी नहीं सोचा था कि जब उसकी जिंदगी में ठहराव आएगा तो उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तभी उस कमरे में दो आदमी आए। उन दोनों आदमियों को देखकर हीर और आर्या और ज्यादा डर गई। सरफराज ने उन दोनों आदमियों को देखकर कहा, अंडस को, मेरे एक इशारे पर हर्षवर्धन को शूट कर देना। उन दोनों आदमियों ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपनी अपनी बंदूक निकाल ली। सरफराज एक टांग से लड़खड़ाता हुआ हीर और आर्या के पास गया। हीर और आर्या पहले ही एक कोने में बैठी हुई डर रही थी। सरफराज के करीब आने से उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। सरफराज ने आगे बढ़कर हीर की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। हर्षवर्धन चिल्लाया। हर्षवर्धन के चिल्लाने से सरफराज को सुकून मिल रहा था। हीर का पल्लू एक तरफ से हीर ने पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से सरफराज ने। सरफराज उसे खींच रहा था और हीर भी पूरी जान लगाकर उसे खींच रही थी। आर्या ने आगे बढ़कर सरफराज को मारना शुरू कर दिया, तो वहां खड़े एक आदमी ने आर्या को पीछे से पकड़ लिया और फिर सरफराज को देखकर बोला, अंडस को, सर अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मैं ले जाऊं। सरफराज ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो आदमी आर्या को खींचने लगा। आर्या जोरों से चिल्लाने लगी और उस आदमी को मारने लगी, लेकिन वो आदमी आर्या की ताकत के सामने बहुत ज्यादा मजबूत था। आर्या की ताकत तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडस को, सरफराज अभी भी मौका है, अपने हाथ रोक लो। मैं सच कहता हूँ अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो शिवाय दुनिया में आग लगा देगा। सरफराज ने हीर के पल्लू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अंडस को, लगने दो आग, लेकिन उससे पहले मैं अपनी आग तो बुझा लूं। इतना कहकर वो फिर से हीर के पल्लू को खींचने लगा। सरफराज जान नहीं लगा रहा था, बल्कि बस वो हीर को तड़पते हुए देखना चाहता था और हीर उसकी उम्मीद पर खरी उतर रही थी। हीर को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था। शायद इतना डर तो तब भी नहीं लगा जब सरफराज और नैना ने उसे जहर पीने के लिए कहा था। हर्षवर्धन ने एक उम्मीद भरी नजरों से नैना को देखकर कहा, अंडस को, नैना कुछ तो शर्म करो, तुम अपनी लड़ाई में किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेल सकती। नैना ने हर्षवर्धन की आंखों में देखकर कहा, अंडस को, क्यों, क्या शिवाय मेरी इज्जत के साथ नहीं खेला? क्या शिवाय ने मेरी वीडियो क्लिप उस स्क्रीन पर नहीं चलाई? क्या दुनिया वालों के सामने शिवाय ने मेरी इज्जत नहीं उछाली? अब तुम्हारे घर की इज्जत उछल रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडस को, लेकिन इस सब की शुरुआत तो तुमने पहले की थी ना। अगर तुम मेरे और हीर के प्राइवेट मोमेंट्स को सबके सामने नहीं दिखाती तो शिवाय भी ऐसा कुछ नहीं करता। CH 327 शिवाय का वार। नैना हर्षवर्धन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडस को, अब तो जो मैं करूंगी वो शिवाय भी करेगा। हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन एक नज़र फिर से सरफराज को देखा जो अब भी हीर पल्लू को पकड़कर खींच रहा था और वो आदमी आर्या को बालों से पकड़कर बाहर की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन आर्या बाहर की तरफ नहीं जा रही थी, बल्कि रो रो कर कह रही थी, अंडस को,
चाचू प्लीज मुझे बचा लो, चाचू प्लीज चाचू दर्द हो रहा है। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, उसकी आंखों से पानी बहने लगा और हर्षवर्धन को इस हालत में देखकर नैना कपूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नैना कपूर ने अगले ही पल हर्षवर्धन के कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, अंडरस्को हर्षवर्धन, मुझे यही बेबसी, यही डर और यही खामोशी को तुम्हारे चेहरे पर देखना था और आज देखो मेरी तो इच्छा पूरी हो रही है। तुमने जान बूझकर ये कंपटीशन रखा ताकि मुझे हरा सको और देखा तुमने मुझे हरा भी दिया, लेकिन हारने के बाद भी मैं ही जीत गई। तुम्हारे घर की इज्जत आज तुम्हारे सामने नीलाम होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर्षवर्धन ने एक बार फिर गीली आंखों से नैना को देखकर कहा, अंडरस्को नैना कुछ तो शर्म करो, तुम भी एक औरत हो और समझती हो कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितनी अहम होती है। मना कर दो सरफराज को, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। हर्षवर्धन रघुवंशी तुमसे वादा करता है, अगर तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी भी मांग लगी तो मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। रोक दो ये सब, और अगर नहीं रोक सकती तो बंदूक उठाकर मेरे सीने में गोली मार दो। मैं नहीं देख पाऊंगा नैना, मैं ये नहीं देख पाऊंगा। कहकर हर्षवर्धन चिल्ला रहा था। उसके गले में कितना दर्द था, ये बात नैना समझ रही थी। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को लेकिन मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा पैसा चाहिए। मैं तो तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, रोते हुए देखना चाहती हूँ, चीखते हुए देखना चाहती हूँ। दूसरी तरफ सरफराज हीर की साड़ी निकाल चुका था और ये देखकर हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर ली। साड़ी लेकर सरफराज हर्षवर्धन के पास आया और उसके मुंह पर मार के बोला, अंडरस्को आंख खोलकर तो देख, तेरी बीवी बिना साड़ी के कैसी लगती है। इतना कहकर वो हर की साड़ी की खुशबू लेने लगा और फिर मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देखकर बोला, अंडरस्को यार क्या बात है, तूने तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा को अपनी बीवी बनाया हुआ है। मैंने आज से पहले इतनी प्यारी खुशबू कभी नहीं महसूस की, लेकिन आज देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही महसूस करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ उस बॉडीगार्ड ने आर्या को 2 थप्पड़ जड़ दिए। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उस बॉडीगार्ड ने आर्या के बालों को पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा और आर्या पूरे तरीके से सुन पड़ चुकी थी। उसके अंदर खुद को बचाने की हिम्मत नहीं थी। बॉडीगार्ड हर्षवर्धन के सामने आर्या को बाहर खींचता हुआ ले गया। इस वक्त आर्या हर्षवर्धन की आंखों में देख रही थी और हर्षवर्धन बेबसी से आर्या की आंखों में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था बॉडीगार्ड। दूसरी तरफ हीर भी दीवार में मुंह लगाए खड़ी थी, खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो समझ गई थी कि अब वो खुद को छुपा नहीं पाएगी। हीर बेहिसाब रो रही थी। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद कर दी। हर्षवर्धन हार मान चुका था, वो जानता था वो जाकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने नैना को पूरी प्रॉपर्टी देने का भी ऑफर किया, लेकिन नैना को इस वक्त हर्षवर्धन को हारते हुए देखना था, इसलिए उसने वो ऑफर मना कर दिया और शायद नैना की सबसे बड़ी गलती यही थी। तभी बाहर एक चांटा लगने की आवाज आई। सरफराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हीर की साड़ी एक कोने में फेंकी और हर्षवर्धन का चेहरा एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अंडरस्को देखो शिवाय की छुई मुई कितनी नौटंकी करती है। अगर नौटंकी ना करे तो मेरे बॉडीगार्ड उसे हर्ट ना करें, आराम से उसके साथ सब कुछ कर ले। लेकिन कितनी अकड़ दिखा रही है। अकड़ दिखाएंगी भी क्यों नहीं, आखिर वरदान सिंह राजावत की बेटी है, शिवाय रघुवंशी की बीवी है, अकड़ तो उसके खून में है। तभी एक और चांटा लगने की आवाज आई। सरफराज फिर से मुस्कुरा कर बोला, अंडरस्को लगता है मेरे बॉडीगार्ड मिल बांटकर खा रहे हैं। हर्षवर्धन तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी को तो बस मैं प्यार करूंगा और आर्या उसे तो मेरे आधे दर्जन बॉडीगार्ड प्यार करेंगे और फिर भी तुम नाराज हो। मैंने तुम्हें कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और तुम तो अपनी बीवी को मेरे साथ लाइव देखोगे, आर्या को तो देख भी नहीं पाओगे, उसके बाद भी तुम परेशान हो। हर्षवर्धन की आंखों से पानी बहने लगा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, अब वो कुछ भी नहीं देखना चाहता था। अंदर से हर्षवर्धन मर चुका था, उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
उसने एक बार आखिरी कोशिश करने की सोची और बोला, अंडस्को, सरफराज चाहे तो मुझे गोली मार दे, पर ये सब मत कर। सरफराज ने कहा, अंडस्को, गोली भी मारूंगा लेकिन तुझे ये सब दिखाने के बाद रघुवंशी खानदान में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक करके सबको मार दूंगा। पहले मैं अपनी थोड़ी सी भूख तो मिटा लूं, उसके बाद तेरी चाहत भी पूरी कर दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखा जो मुस्कुराकर हर्षवर्धन को देख रही थी। नैना ने कहा, अंडस्को, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझसे पंगा तुम्हें महंगा पड़ेगा और देखो कितना महंगा पड़ गया। इतना महंगा कि तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुझे देकर भी इस महंगे पंगे को ठीक नहीं कर पाओगे। तभी उस कमरे के अंदर एक बॉडीगार्ड आकर गिरा। सरफराज ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उस बॉडीगार्ड के मुंह से हाथ से पर से खून आ रहा था। उसकी एक आंख तो पूरी तरीके से लाल थी। हर्षवर्धन ने उस बॉडीगार्ड को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फिर दांत पीसते हुए सरफराज को देखकर कहा, अंडस्को, क्या सोच रहा है यही कि इस बॉडीगार्ड की हालत किसने की? तुझे नहीं पता किसने की? मेरा शेर आ गया और अब देख तुझे कुत्ता बनाकर मारेगा। बहुत डायलॉग मार रहा था ना तू, अब तेरे सारे डायलॉग तेरी जुबान में ही दब कर मर जाएंगे, क्योंकि तेरी जुबान ही शिवाय काट देगा। हर्षवर्धन ने इतना ही कहा था कि एक और बॉडीगार्ड उस कमरे में आकर गिरा। उस बॉडीगार्ड की हालत तो पहले वाले बॉडीगार्ड से भी ज्यादा बुरी थी। दूसरे बॉडीगार्ड को देखकर हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। उसने नैना को देखकर कहा, अंडस्को, अब क्या करोगी तुम? अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आज तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा, या तुम्हें मारकर मैं क्या करूंगा? मेरा क्या फायदा? वैसे भी हमारे पिताजी कहते थे लड़कियों को माफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम खुद को आईने में नहीं देख पाओगी। हीर तो अब भी दीवार में मुंह छुपाए रो रही थी और तभी हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, साहिबा चुप हो जाओ, तुम्हारे सिवाय भैया आ गए हैं। नैना और सरफराज एक दूसरे को देख रहे थे और अपना सलाइवा गटक रहे थे। सरफराज भी समझ गया था कि शिवाय वापस आ गया। सरफराज ने शिवाय को रोकने की कोशिश तो बहुत की थी लेकिन शायद सरफराज भी नहीं जानता था कि शिवाय सच में शेर है, उतना ही चौकन्ना रहता है जितना एक शेर रहता है। तभी उस कमरे में एक और बॉडीगार्ड आया और वो सीधा सरफराज के ऊपर गिरा। सरफराज उसके गिरने से जमीन पर गिर पड़ा और तभी वहां शिवाय आया। शिवाय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे। उसके सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसने अपनी बाजू फोल्ड की हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में दुनिया भर का गुस्सा। शिवाय के बिल्कुल पीछे दिव्यांश और राजवीर खड़े थे और उनके पीछे वरदान जिसने आर्या को गले लगाया हुआ था और आर्या अपने पापा के गले लगाकर सुबक रही थी। उन सबको वहां देखकर सरफराज की तो हालात ही खराब हो गई और नैना वो तो ऐसी हो गई जैसे वहां हो ही नहीं। नैना ने तो कभी नहीं सोचा था कि वो पासा फेंकेगी और वो पासा उल्टा उसी का नुकसान करेगा। नैना लंबी लंबी सांस ले रही थी और तभी राजवीर बोला, अंडस्को, नैना कपूर, इतनी लंबी लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम आधी हैरान हुई हो, पूरी हैरान होना बाकी है। इतना कहकर उसने नित्या के बालों को पकड़ा और खींचकर उस कमरे में लाया। राजवीर ने नित्या के बालों को इतनी बुरी तरीके से छोड़ा कि नित्या जाकर नैना के पैरों में गिर पड़ी। नैना ने वहां नित्या को देखा तो और ज्यादा हैरान हो गई। नैना को समझते देर नहीं लगी कि अब तो उसका बचना मुश्किल है, लेकिन नित्या को वहां देखकर उसे टेंशन होने लगी। वो नित्या को इन सब चीजों से दूर रखती थी, लेकिन फिर भी वो नित्या को दूर नहीं रख पाई। नैना ने जो रघुवंशी फैमिली के साथ किया, अब रघुवंशी फैमिली नित्या के साथ करने वाली थी। दिव्यांश आगे आया। उसने सबसे पहले हर्षवर्धन के हाथ खोले। सबने एक बार भी हर की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो हीर को बहुत इज्जत देते थे, लेकिन हीर की साड़ी देखकर उन सब की आंखों में गुस्सा उतर आया। राजवीर ने अपना कोट उतारा और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ा दिया। हर्षवर्धन ने जल्दी से राजवीर का कोट लिया और हीर के पास जाकर उसे पीछे से कवर कर दिया। हर्षवर्धन के एहसास होते ही हीर फूटकर रोने लगी। हीर तो जब से होश में आई थी बस रो ही रही थी,
लेकिन अब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। हर्षवर्धन ने उसे सीधा करके गले से लगा लिया और हीर बस हर्षवर्धन के सीने में लगी हुई जोर जोर से रो रही थी। हीर को ऐसे रोता हुआ देखकर सारे इमोशनल हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहते वो हीर से कि उन्हें आने में देरी हो गई? क्या कहते वो हीर से कि चुप हो जाओ? वो तो इसी बात का शुक्र मना रहे थे कि वो टाइम से पहुंच गए। अगर उन्हें थोड़ी भी देरी हो जाती तो शायद वो हीर का चेहरा दोबारा ना देखते। शिवाय ने सरफराज को देखकर कहा, जो अब भी जमीन पर पड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। शिवाय बोला, अंडरस्को मेरी सिंड्रेला चाची, जितना रोएगी मैं तुम्हें उतनी ही बदतर मौत दूंगा। मौत भी तुम्हें देखकर शर्म से मर जाएगी। इतने बुरी तरीके से मारूंगा मैं तुम्हें। और ये नैना और नित्या, आज इनकी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। शिवाय नैना के पास गया जो नित्या को गले लगाकर बिल्कुल डरी सहमी खड़ी थी। शिवाय बोला, अंडरस्को क्या हुआ? डायलॉग खत्म हो गए। अब मेरे चाचू को कुछ नहीं बोलना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें छोड़ देता हूँ, नित्या को मार देता हूँ। नैना चिल्लाई, अंडरस्को नहीं शिवाय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शिवाय बोला, अंडरस्को क्यों नहीं करूँगा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे चाचू से कह रही थी कि जो मैं करूँगी वो शिवाय करेगा, तो शिवाय वही करेगा जो तुमने किया। इतना कहकर उसने नित्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गाल को दबाते हुए बोला, अंडरस्को अच्छा नैना, अगर हम सारे मिलकर नित्या के साथ वही सब करें जो सरफराज मेरी चाची के साथ करना चाहता था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। नैना की दिल की धड़कनें डबल हो गई और नित्या, उसने तो कभी नहीं सोचा था कि शिवाय उससे ऐसी बात भी कर सकता है। नित्या, शिवाय, राजवीर, दिव्यांश तीनों को जानती थी और वो ये भी जानती थी कि तीनों ही शरीफ है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नैना अपने लड़खड़ाती जुबान में बोली, अंडरस्को शिवाय, तुम सब ये नहीं करोगे, तुम लोग तो शरीफ हो ना। राजवीर बोला, अंडरस्को कौन सी किताब में लिखा है कि हम सब शरीफ हैं? इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या की कलाई पकड़ी और उसे एक हाथ से अपने गले लगाकर कहा, अंडरस्को वैसे भी नित्या को तो मेरे करीब आना था, तो चलो तुम्हारे सामने ही नित्या के करीब आ जाता हूँ, तुम भी देख लेना कि तुम्हारी बहन का परफॉर्मेंस कैसा है। नित्या ने हाथ जोड़कर बोला, अंडरस्को राजवीर प्लीज ऐसा कुछ मत करो। राजवीर ने कहा, अंडरस्को क्यों नहीं करूं? अभी तुम्हारी बहन मेरी चाची और शिवाय की छुईमुई की सिचुएशन को एंजॉय कर रही थी, अब क्या हम सब एंजॉय नहीं करेंगे? इतना कहकर राजवीर ने भी नित्या को दिव्यांश की तरफ फेंक दिया। दिव्यांश ने 2 कदम पीछे हटकर कहा, अंडरस्को यार, तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है करो, मैं इस गंदी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरा कोई ईमान धर्म है, मैं क्या हर जगह मुंह मारता फिरता हूँ? मुझसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तुम सब करोगे तो तुम सबको देख जरूर लूंगा। शिवाय ने नैना को देखकर कहा, अंडरस्को तो बताओ नैना कपूर, क्या किया जाए तुम्हारी बहन के साथ? वैसे दिव्यांश सही कह रहा है, गंदी चीज को तो हम भी हाथ नहीं लगाते। ये तुम्हारी बहन, ये हमारे लिए गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है और हम गंदगी से दूर रहते हैं। इतना कहकर उसने नित्या के गाल पर एक चांटा जड़ दिया। क्या करेगा शिवाय अब नित्या, सरफराज और नैना का? क्या हीर इस हादसे से उभर पाएगी? CH 328 सरफराज की मौत। नित्या के गाल पर चांटा मारने के बाद शिवाय ने आगे बढ़कर नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और नैना के सामने ले जाकर बोला, अंडरस्को अब बताओ नैना, तुम्हारी बहन के साथ क्या किया जाए? तुम ही बता दो क्या करना है, क्योंकि हम तुम्हारे जितने घटिया तो है नहीं, जो किसी की इज्जत की परवाह न करे और अपने सुकून के लिए किसी की इज्जत उतार दे, तो हम तुम्हारी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत तो करेंगे नहीं। तो तुम ही बताओ क्या करे तुम्हारी बहन का? इतना कहकर शिवाय ने एक और चांटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या फिर से जमीन पर जा गिरी। नैना ने अपनी बहन को उठाया और अपने गले लगा लिया। नैना समझ चुकी थी कि अब उसका और नित्या का खेल खत्म हो चुका है। नैना घुटनों के बल शिवाय के सामने बैठ गई और बोली, अंडरस्को मुझे माफ कर दो शिवाय, मैं गुस्से में पागल हो गई थी,
मेरा दिमाग खराब हो गया था, प्लीज मुझे मेरी बहन को छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम्हें माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें माफ करेगी मेरी चाची, तुम्हें माफ करेंगे मेरे चाचू। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मेरे चाचू चाची ने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी माफ कर दूंगा। नैना ने हर्षवर्धन की तरफ देखा, जो अब भी हीर को अपने सीने से चिपकाए खड़ा हुआ था। नैना ने अपना सिर हर्षवर्धन के जूते पर रखकर माफी मांगते हुए कहा, अंडरस्को, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं माफी लायक नहीं हूँ, फिर भी तुम तो रघुवंशी परिवार के अच्छे बेटे हो, समझदार बेटे हो। तुमने तो मेरी कितनी ही गलतियों को माफ किया है, एक और गलती माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। प्लीज हर्षवर्धन, मुझे और मेरी बहन को माफ कर दो। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, नैना अगर आज शिवाय वक्त पर नहीं आता तब तुम क्या करती? मैंने तुम्हें रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ऑफर की थी ताकि तुम मेरी हीर को छोड़ दो, लेकिन तुम तो अपने एटीट्यूड को सबसे ऊपर रख रही थी। तुम्हें क्या लगा कि मेरे बच्चे मुझे बचाने नहीं आएंगे? तुम तो कुत्ते की पूंछ हो जिसे 12 साल तक भी नली में रखा जाए तो भी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। अब जब पासा पलट गया है तो तुम माफी मांग रही हो, मेरे सामने अपना सिर जमीन पर रख रही हो, हाथ जोड़ रही हो, क्योंकि अब बात तुम्हारी बहन की इज्जत पर आ गई। तो तुमने मेरे बारे में सोचा कि उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी जब इस कुत्ते सरफराज ने मेरी हीर के आंचल को छुआ था? सरफराज तो कोने में बैठा हुआ चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जैसे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। इतना तो सरफराज भी समझ गया था कि आज उसका बचना मुश्किल है। नैना अभी भी हाथ जोड़े हर्षवर्धन को देख रही थी और हर्षवर्धन गुस्से में नैना को देख रहा था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नैना के जबड़े को पकड़कर अपने हाथ को कसते हुए कहा, अंडरस्को, नैना कपूर, आज तो तुम अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो। मैंने कहा था ना, अगर मैं बच गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक चांटा नैना के गाल पर मार दिया और नैना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। इतने में राजवीर ने नित्या के बालों को पकड़कर उठाया और बोला, अंडरस्को, चाचू, इस छिपकली का क्या करना है? क्यों ना इस छिपकली को कहीं बेच आए? कोई तो होगा जो इस जहरीली नागिन के जहर को खुद में झेल लेगा। इतना कहकर राजवीर ने भी एक चांटा नित्या के गाल पर जड़ दिया। नित्या तो हैरानी से राजवीर को देख रही थी, उसने कभी भी राजवीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। राजवीर का शांत नेचर ही तो नित्या को पसंद था, लेकिन आज राजवीर बहुत गुस्से में था, और गुस्से में होता भी क्यों ना, बात आज उसकी फैमिली की थी। नित्या और नैना ने आज जो कुछ भी हीर के साथ करने की कोशिश की थी, उसके चलते तो उन दोनों बहनों को सच में किसी को बेच देना चाहिए था, ताकि वो भी उसी दर्द से गुजरती जिस दर्द से वो हीर को गुजरते हुए देखना चाहती थी। नैना ने भी एक बार फिर हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और अपना सिर उसके जूते के पास लेकर गई और गिरते हुए बोली, अंडरस्को, हर्षवर्धन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो। मैं सच कहती हूँ गुस्से में बहक गई थी। मुझे इस सरफराज ने न जाने कितने लालच दिए थे और मैं इसके लालच में आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी बहन को जाने दो। हर्षवर्धन ने भी नैना को बालों से पकड़कर उठाया और उसका सिर दीवार में मार दिया और गुस्से में बोला, अंडरस्को, नैना आज तुम बच नहीं सकती, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। नैना के सिर से खून आने लगा। नित्या नैना का खून देखकर चिल्ला पड़ी और भागती हुई उसके पास आई। नित्या नैना को संभालती हुई रोने लगी। उसने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और बोली, अंडरस्को, प्लीज प्लीज जीजू, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मैं और मेरी बहन इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। हर्षवर्धन ने गुस्से में नित्या को देखकर कहा, अंडरस्को, कौन जीजू, किसका जीजू? तुम्हारी बहन ने मुझे अपना पति कभी माना ही नहीं और मैं तुम्हारी बहन को एक घटिया औरत से ज्यादा कुछ नहीं समझता, तो मुझे जीजू कहकर इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। राजवीर आगे आया और वो नित्या के बालों को पकड़ने ही वाला था कि हर्षवर्धन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को देखकर कहा,
अंडरस्को चाचू अगर आज हमने इन्हें माफ कर दिया तो ये दोबारा ऐसे ही गलती करेंगे और जरूरी नहीं कि हर बार हम वक्त पर पहुंच जाएं। देखिए जरा चाची को क्या हालत हो गई उनकी। हीर तो अब भी आंखें झुकाए बस रो रही थी। वो जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में उसे बहुत शर्म आ रही थी। हालांकि हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ हीर के कंधे पर लपेटकर खुद से चिपकाया हुआ था, फिर भी वो समझ रहा था कि इस वक्त वो किस सिचुएशन में गुजर रही है। हर्षवर्धन ने एक बार फिर अपनी हीर का माथा चूमकर कहा, अंडरस्को हीर कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। रोकर उनके सामने खुद को कमजोर महसूस मत करवाओ। मैं आज इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये कभी भी इतनी गंदी हरकत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखकर कहा, अंडरस्को सरफराज को मार दो और उसका इल्जाम नैना कपूर पर डाल दो। नैना कपूर जेल जाएगी। नैना कपूर ने ये सब सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने हर्षवर्धन को देखकर ना में ही गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को अगर तुम जेल नहीं गई तो हम नित्या को मार देंगे। नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा। नित्या उसे भी इस वक्त बहुत डर लग रहा था। दिव्यांश ने अपनी बैग से बंदूक निकाली और नित्या को पॉइंट कर दिया। राजवीर ने दिव्यांश के हाथ से बंदूक ले ली और मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को ये नेक काम मैं करूंगा, क्योंकि इस लड़की ने मेरे और रूही के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब इस लड़की को तो मैं अपने हाथों से मारकर स्वर्ग पहुंचा दूंगा। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अंडरस्को अब बताओ जाओगी जेल? सरफराज के खून का इल्जाम अपने सिर लोगी या नहीं? नैना कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर हर्षवर्धन को देख रही थी, लेकिन हर्षवर्धन नैना को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। नैना ने आज जो कुछ किया था उसके चलते तो हर्षवर्धन को नैना को जान से मार देना चाहिए था, लेकिन हर्षवर्धन ने नैना को तड़पाने की सोची थी, एक ऐसी सजा देने की सोची थी जिसके चलते उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके चलते वो पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगी, जिसके चलते उसकी जवानी जेल में कटेगी और इससे भयानक सजा नैना के लिए हो ही नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को अगर इसकी बहन अपना गुनाह कबूल करने के लिए मना कर दे तो बेझिझक नित्या को गोली मार देना। इतने में शिवाय ने सरफराज का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक पंच खींच कर मारा। सरफराज लड़खड़ाते कदमों से गिर पड़ा। उसका नकली पैर उसके शरीर से अलग हो चुका था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ, उसने दीवार का सहारा लिया हुआ था। शिवाय बोला, अंडरस्को अब तू किसी का भी सहारा ले ले, लेकिन आज तो तुझे मैं जान से मार कर रहूंगा। उस दिन तो तेरा हेलीकॉप्टर तुझे लेकर निकल गया था, लेकिन आज तो तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर शिवाय ने एक और पंच सरफराज के मुंह पर मारा और सरफराज फिर से गिर पड़ा। शिवाय ने सरफराज को बहुत मारा। उसके मुंह से आंख से खून निकलने लगा था। उसकी आंख सूज चुकी थी। सरफराज ने हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को माफ कर दो शिवाय। शिवाय बोले, अंडरस्को ये डायलॉग मुझे बहुत पुराना लगता है और ये फिजूल का डायलॉग है। पता नहीं तुम लोग ये डायलॉग मार क्यों रहे हो, जबकि अच्छे से जानते हो कि रघुवंशी ब्रदर का माफ करने का मूड तो बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से सरफराज के मुंह पर लात मारी। सरफराज के मुंह से और ज्यादा खून आने लगा। शिवाय ने एक और मंच बनाया और सरफराज को मारा, लेकिन तभी उसके कानों में आवाज आई, अंडरस्को शिवाय बस करो, सरफराज को मैं मरूंगा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा गुनहगार नहीं मेरा गुनहगार भी है। शिवाय ने पलटकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वरदान था। वरदान अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि वो आर्या को संभाल रहा था। वरदान ने शिवाय को अपने पास आने का इशारा किया ताकि वो आर्या को संभाल ले। शिवाय भी वरदान के कहने पर आर्या के पास चला गया और उसने आर्या की कलाई पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। आर्या शिवाय के सीने से लग गई, लेकिन अब वो चुप हो गई थी। शिवाय के सीने से लगने के बाद तो आर्या को और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वरदान सरफराज के पास गया और उसने भी एक पंच बनाया और सरफराज के मुंह पर जड़ दिया। सरफराज वरदान के पैर पकड़ता हुआ बोला, अंडरस्को
वरदान हम तो पुराने दोस्त हैं ना, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सरफराज ने वरदान का कॉलर पकड़कर उठाया और उसके गाल पर एक चांटा मारकर कहा, अंडस्को, मैं तेरा दोस्त हुआ और हीर मेरी बेटी, तो बता तू मेरी ही बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला था और तुझे लगता है कि वरदान तुझे छोड़ देगा? यहाँ खड़ा हुए एक भी शख्स को तुझ पर तरस नहीं आएगा, तेरी जिंदगी तो आज हमारे हाथों ही खत्म होगी। इतना कहकर वरदान ने सरफराज को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा दिया और उसे एक दीवार की तरफ फेंक दिया। सरफराज जाकर दीवार से लगा और ये नज़ारा देखकर हीर, नैना, नित्या और आर्या चारों ने आंखों बंद कर ली, क्योंकि ये नज़ारा बहुत भयानक था। आर्या को तो यकीन नहीं हो रहा था कि जितना पावरफुल उसका मिस्टर ऑलराउंडर है, उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल तो उसके पापा है। वरदान ने भी पूरी खुन्नस सरफराज पर निकाली, उसने भी सरफराज को बहुत मारा, इतना कि उसके दूसरे पैर की हड्डी टूट चुकी थी, वो खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। खूब मार पीटने के बाद वरदान ने शिवाय को देखा और शिवाय ने अपनी बंदूक निकालकर नैना के हाथ में रखते हुए कहा, अंडस को मारो। नैना कपूर ने ना में एक गर्दन हिला दी। नैना कपूर को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। वो चाहे जैसी भी थी लेकिन उसने कभी किसी का खून नहीं किया था और आज शिवाय नैना कपूर से खून करवाने वाला था। नैना कपूर भी यही डिजर्व करती थी। एक लड़की होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। शिवाय ने चिल्लाते हुए कहा, अंडस को क्या हुआ नैना कपूर? अब तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। सरफराज को मारना नहीं चाहती? क्यों नहीं मारना चाहती? तुम्हारे जिस्म की आग तो कोई भी मिटा देगा या फिर तुम्हें अपने बेड पर सरफराज ही चाहिए? नैना ने कसकर आंखें बंद कर ली। नैना नहीं जानती थी कि वो जितनी बेइज्जत इस वक्त हर्षवर्धन को कर रही है, उससे कहीं ज्यादा वैसा ही रघुवंशी ब्रदर उसे परेशान कर सकते हैं। वो तो बस ये सोच रही थी कि आज वो जीत जाएगी, लेकिन वो जीती नहीं बल्कि वो तो बुरी तरह हार गई। रघुवंशी ब्रदर उससे भी ज्यादा उसे परेशान कर सकते थे, उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो एक संस्कारों से बंधी फैमिली से जुड़े हुए थे, जो चाहकर भी नित्या और नैना के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे। शिवाय ने नैना को देखकर फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस को, नैना अगर तुमने सरफराज को गोली नहीं मारी तो राजवीर तुम्हारी बहन को तुम्हारी आंखों के सामने मार देगा। नैना जानती थी अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसने कांपते हाथों से सरफराज की तरफ निशाना लगाया और तभी 2-3 गोलियां सरफराज के सीने में जाकर लगी। नैना हैरान हो गई क्योंकि वो गोली नैना ने नहीं चलाई थी। नैना ने पलटकर देखा तो वो गोली वरदान ने चलाई थी। आखिर सरफराज वरदान का सबसे बड़ा गुनहगार था। क्या नैना अपनी बहन को बचाने के लिए जेल चली जाएगी? क्या रघुवंशी ब्रदर नैना और नित्या को CH-329 सुसाइड? सरफराज मर चुका था। सबके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन नैना के चेहरे पर डर था। उसे रघुवंशी ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। वैसे भी नैना यही डिजर्व करती थी। एक औरत होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन को वो एंजॉय कर रही थी। शिवाय ने मुस्कुराकर नैना को देखा और बोला, अंडस को, फाइनली तुमने सरफराज को मार दिया। बड़ी बेरहम औरत हो जो तुम्हारी बिस्तर पर जरूर पूरी करता था, तुमने उसे ही मार दिया। तुम सरफराज की ना हो पाई तो किसकी होती? बेचारा सरफराज तुम्हारे लिए इंडिया भी आ गया, ये जानते हुए भी कि अगर वो शिवाय के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद भी तुमने सरफराज को मार दिया। कितनी बड़ी कातिल हो तुम। नैना तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। नैना इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जो शिवाय के बातों का मतलब ना समझती हो। राजवीर ने एक बार फिर नित्या के बालों को पकड़ा और नैना के सामने लेकर आया और फिर शिवाय से बोला, अंडस को, अब इसका क्या करना है? शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस को, बताओ चाचू पुलिस को बुलाए या इन दोनों बहनों को भी नर्क पहुंचा दे। हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अंडस को, बताओ नैना क्या करे तुम्हारा? तुम्हें जेल जाना है या फिर दुनिया से जाना है? शिवाय नैना को देखकर बोला, अंडस को,
चाचू अगर ये मर गई तो ये जीत जाएगी और खुद को बर्बाद होते हुए कैसे देखेगी। इसलिए इसे जेल जाना बेहतर है क्योंकि इसकी फोटो अखबार में आएगी, इसे पब्लिसिटी मिलेगी। वैसे भी तो इसे पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि अपने गिरे हुए करियर को उठा सके। दिन रात प्रेस इसके आगे पीछे घूमेगी। इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को पैसे खिलाएगी। चाचू कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, सबको जवाब देती देती थक जाएगी। मैं इसका केस किसी को लड़ने नहीं दूंगा। इसे तो आराम से सजा हो जाएगी। हाँ, फांसी तो नहीं होगी लेकिन उम्र कैद जरूर हो जाएगी। इसका ये हुस्न, इसकी ये जवानी, इसका करियर, इसका पैसा, सब कुछ जेल की चार दीवारी के बीच रहेगा। और आपको पता है चाचू, जेल में जो औरतें होती हैं, सुना है वो नैना जैसी औरतों को तो नोच कर खा जाती है। वैसे नैना कपूर के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी इसे हीरोइन बनना था तो ये वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगी। नैना कपूर सन होकर शिवाय की बातें सुन रही थी। नैना कपूर को समझ आ रहा था कि अगर वो जेल चली गई तो इसका करियर और उसकी जिंदगी, उसका पैसा, रुतबा, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। जो दुनिया वाले उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वही दुनिया वाले उसे नफरत की नज़रों से देखेंगे। वैसे भी शिवाय ने कॉन्टेस्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर वो जेल चली गई तो बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। और यही सब सोच सोचकर नैना कपूर का दिमाग खराब हो रहा था। शिवाय फिर बोला, राजवीर फोन लगा, जरा बुलाते हैं पुलिस को, बताते हैं नैना कपूर ने सरफराज का खून कर दिया। मैं आई विटनेस बन जाऊंगा और दिव्यांश तू ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद ले। चाहकर भी नैना कपूर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये जेल से बाहर आई तो फिर हमारे इतना पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। तुझे पता है दिव्यांश, जेल में चीनी, थाई, इटालियन ऐसा नहीं मिलता। वहाँ तो सूखी रोटी, सूखी सब्जी, चटनी, दाल, चावल यही सब मिलता है। वो भी कैदियों को खुद ही बनाना पड़ता है। ये भी वहाँ जाकर अपना खाना खुद बनाएगी। लेकिन ये खाना कैसे बनाएगी? ये तो अपने नेल पर पेंट भी खुद नहीं लगाती, खुद से खाना बनाकर खाएगी। राजवीर ने हंसते हुए कहा, शिवाय जब 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो अपने आप सीख जाएगी। मैंने तो सुना है वहाँ औरतों को मारते भी हैं। जो औरत काम नहीं करती उसे मार मार कर उसका गाल सूजा देते हैं। नैना का भी सूजा देंगे और जब नैना गाल सुझवा लेगी तो आराम से खाना बना देगी। नैना ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा। जेल चली गई और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। यही सब सोच सोचकर नैना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाई और अपने ही माथे पर लगा ली। कोई कुछ नहीं बोला, बस नैना के ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे। नित्या चिल्लाई, नहीं दीदी ऐसा मत करना, दीदी प्लीज ऐसा मत करना, दी प्लीज दी मुझे छोड़कर मत जाना, दी मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, दी प्लीज मत जाना दी। लेकिन नित्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल नैना ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। नैना सुसाइड कर चुकी थी। नैना की बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और नित्या को राजवीर ने छोड़ दिया। निया जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। नित्या की आंखें बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने झपकना ही बंद कर दिया हो। उसके सामने उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तो आज इसे अपने किए की सजा मिल ही गई। राजवीर पुलिस का फोन करो और पुलिस से कहो नित्या ने अपनी बहन को मार दिया। ये सुनते ही नित्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, मेरी तरफ मत देखो नित्या, अगर तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी शराफत का फायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारी बहन को कई बार माफ किया, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी माफ़ी को मेरी कमज़ोरी समझ लिया। नित्या बेसुध सी अपनी बहन की लाश के पास बैठी हुई थी। रघुवंशी ब्रदर वहां से जाने लगे। हर्षवर्धन हीर को थामे हुए बाहर आ चुका था। शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था और वो भी बाहर आ गया। धीरे धीरे सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हर्षवर्धन और हीर बैक सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी।
राजवीर ने गियर चेंज ही किया था कि हर्षवर्धन बोला, रुको राजवीर। राजवीर रुक गया। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरने लगा तो राजवीर ने पीछे पलट कर कहा, चाचू अच्छे मत बनो, वो लड़की अच्छे के लायक नहीं है। हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं राजवीर, नित्या की गलती नहीं थी, नैना की गलती थी। नैना सुसाइड कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हमें नित्या को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहन मर गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। हर्षवर्धन वापस से उस टूटे फूटे घर के अंदर गया और फिर नित्या के पास जाकर बोला, नित्या। नित्या ने आंखों में आंसू लिए हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से ही नहीं इंडिया से कहीं दूर चली जाओ। अपनी बहन के पास बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लो। तुम्हारी बहन यही डिजर्व करती थी। शुक्र मनाऊं कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजर्व करती हो। जाओ यहाँ से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस जाने लगा तो नित्या आज फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन बहुत अच्छा था, उसका मन हुआ कि वो नित्या को संभाल ले, लेकिन अगले ही पल उसे वह पल याद आ गया जब सरफराज ने हीर की साड़ी को हाथ लगाया था और हर्षवर्धन नित्या को बिना देखे वहां से चला गया, पीछे छोड़ गया नित्या को उसके दुख के साथ। थोड़ी देर बाद रघुवंशी मेंशन के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। सब गाड़ियों से उतरे और मेंशन के अंदर चले गए। वरदान अपनी बेटी को शिवाय के हाथों सौंपकर बाहर से ही चला गया। सब मेंशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। हीर जैसे ही अपने कमरे के अंदर आई, उसका रोना तेज हो गया। हर्षवर्धन हीर को अपने सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो हीर के आंसू हीर की बात मान ही नहीं रहे थे। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपने घर वापस आएगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जितना वो कर सकता था उसने कर दिया था। सरफराज और नैना दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हीर ने रोते रोते कहा, पीहू के डैडी में गंदी हो गई, उस आदमी ने मुझे गंदी कर दिया। हर्षवर्धन ने हीर को खुद से गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर कहा, तुम कभी गंदी नहीं हो सकती। अगर तुम गंदी हो गई तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को वॉशरूम में ले आया। उसने शावर ऑन करा और हीर के गालों को सहलाने लगा। हीर के आंसू रुक नहीं रहे थे और हर्षवर्धन समझ रहा था हीर के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके पवित्र आंचल को किसी ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन हीर को बाथरोब पहनाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया। उसने हीर को बैठाया और फिर उसके लिए कपड़े लेने क्लोजेट की ओर चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को एक सिंपल सा नाइट सूट पहना दिया। हीर के आंसू अब रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे के उदासी अब भी वैसे की वैसी ही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकर ट्रे लेकर कमरे के गेट के पास आया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सर खाना। हर्षवर्धन ने उसके हाथ से खाना ले लिया और हीर के सामने रख दिया। हर्षवर्धन ने हीर के गाल को हाथ लगाकर कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना खा लो। हर्षवर्धन चला गया, लेकिन हीर ने खाना नहीं खाया। हर्षवर्धन भी जानता था कि हीर उसके बिना खाना नहीं खाएगी। हर्षवर्धन वापस आया तो हीर बालकनी की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी हीर को थोड़ा सा सुकून तो दे रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और बालकनी में ले आया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो काफी सुकून भरी थी। उस ठंडी ठंडी हवा में हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट को देखकर हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा। हर्षवर्धन फिर खाने की प्लेट लेकर बालकनी में ही आ गया। उसने हीर को अपनी गोद में बिठाया और बच्चों की तरह खाना खिलाने लगा। हीर ने भी इनकार नहीं किया और हर्षवर्धन की गोद में बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया।
हर्षवर्धन ने भी अपनी बाहें हीर पर कस दी। धीरे धीरे हीर नींद की आगोश में चली गई। हर्षवर्धन फिर से हीर को लेकर बेडरूम में आ गया। उसने हीर को अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को, जितनी जल्दी हो सके नित्या को इंडिया से बाहर भेज दो और वो दोबारा इंडिया में नहीं आनी चाहिए। हर्षवर्धन फोन पर बात ही कर रहा था कि पीहू भागती हुई कमरे में आई। पीहू जल्दी से आई और हीर के पास लेट गई, लेकिन हीर तो सो चुकी थी। पीहू का आना उसे एहसास ही नहीं हुआ। पीहू ने हीर को अच्छे से गले लगा लिया, जैसे वह हीर का यहाँ आने का कितना इंतजार कर रही हो। हर्षवर्धन ने भी अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट किया और बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने पीहू को प्यार से अपने करीब करने की कोशिश की तो पीहू बोली, अंडरस्को, नहीं डैडी, मुझे तो माँ के पास ही सोना है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को बेटा, माँ बहुत थक गई है तो मेरे पास आकर सो जाओ। लेकिन पीहू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, मुझे माँ के पास ही सोना है। मैं माँ के पास सोगी तो मेरा भी प्यारा सा भाई आएगा। मुझे पता है माँ भाई लेकर आएगी जो मेरे जितना क्यूट होगा। मुझे अब माँ के पास ही सोना है, बस अब मैं हमेशा माँ के पास सोऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन की तो आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, तुम्हें किसने कहा कि माँ भाई लेकर आएगी? पीहू ने अपने डैडी को देखकर कहा, अंडरस्को, ओ क्या डैडी, आपको इतना भी नहीं पता? पूरे घर को पता है कि मेरा भाई आने वाला है। राजवीर जीजू को भी पता है, शिवाय भैया को भी पता है, और आपका वो नालायक सबसे छोटा भतीजा विराज, उसे भी पता है कि मेरा भाई आने वाला है। जब सबको पता है तो मुझे भी तो पता होगा। हर्षवर्धन तो पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था। पीहू तो सच में बहुत बातें बनाने लगी थी। हर्षवर्धन को वो दिन याद आया जब पीहू उसके बिना किसी और के पास नहीं रहती थी। लेकिन जब से हीर हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी, तब से पीहू भी चंचल हो गई थी, वरना तो हर्षवर्धन को हमेशा अपनी बेटी का डर सताता रहता था। CH 329 सुसाइड। सरफराज मर चुका था। सबके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन नैना के चेहरे पर डर था। उसे रघुवंशी ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। वैसे भी नैना यही डिजर्व करती थी। एक औरत होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन को वो एंजॉय कर रही थी। शिवाय ने मुस्कुराकर नैना को देखा और बोला, अंडरस्को, फाइनली तुमने सरफराज को मार दिया। बड़ी बेरहम औरत हो, जो तुम्हारी बिस्तर पर जरूर पूरी करता था, तुमने उसे ही मार दिया। तुम सरफराज की ना हो पाई तो किसकी होती? बेचारा सरफराज तुम्हारे लिए इंडिया भी आ गया, ये जानते हुए भी कि अगर वो शिवाय के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद भी तुमने सरफराज को मार दिया। कितनी बड़ी कातिल हो तुम। नैना तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। नैना इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जो शिवाय के बातों का मतलब ना समझती हो। राजवीर ने एक बार फिर नित्या के बालों को पकड़ा और नैना के सामने लेकर आया और फिर शिवाय से बोला, अंडरस्को, अब इसका क्या करना है? शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, बताओ, चाचू पुलिस को बुलाए या इन दोनों बहनों को भी नर्क पहुंचा दे? हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अंडरस्को, बताओ नैना, क्या करे तुम्हारा? तुम्हें जेल जाना है या फिर दुनिया से जाना है? शिवाय नैना को देखकर बोला, अंडरस्को, चाचू, अगर ये मर गई तो ये जीत जाएगी और खुद को बर्बाद होते हुए कैसे देखेगी? इसलिए इसे जेल जाना बेहतर है, क्योंकि इसकी फोटो अखबार में आएगी, इसे पब्लिसिटी मिलेगी। वैसे भी तो इसे पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि अपने गिरे हुए करियर को उठा सके। दिन रात प्रेस इसके आगे पीछे घूमेगी। इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को पैसे खिलाएगी। चाचू, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, सबको जवाब देती देती थक जाएगी। मैं इसका केस किसी को लड़ने नहीं दूंगा। इसे तो आराम से सजा हो जाएगी। हाँ, फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उम्र कैद जरूर हो जाएगी।
इसका ये हुस्न, इसकी ये जवानी, इसका करियर, इसका पैसा, सब कुछ जेल के चार दीवारी के बीच रहेगा। और आपको पता है चाचू, जेल में जो औरतें होती हैं, सुना है वो नैना जैसी औरतों को तो नोच कर खा जाती है। वैसे नैना कपूर के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी इसे हीरोइन बनना था तो ये वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगी। नैना कपूर सन्न होकर शिवाय की बातें सुन रही थी। नैना कपूर को समझ आ रहा था कि अगर वो जेल चली गई तो इसका करियर और उसकी जिंदगी, उसका पैसा, रुतबा, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। जो दुनिया वाले उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वही दुनिया वाले उसे नफरत की नज़रों से देखेंगे। वैसे भी शिवाय ने कॉन्टेस्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। अगर वो जेल चली गई तो बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। और यही सब सोच सोचकर नैना कपूर का दिमाग खराब हो रहा था। शिवाय फिर बोला, अंडस्को, राजवीर फोन लगा, जरा बुलाते हैं पुलिस को, बताते हैं नैना कपूर ने सरफराज का खून कर दिया। मैं आई विटनेस बन जाऊंगा और दिव्यांश तू ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद ले। चाहकर भी नैना कपूर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये जेल से बाहर आई तो फिर हमारे इतना पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। तुझे पता है दिव्यांश, जेल में चीनी, थाई, इटालियन ऐसा नहीं मिलता। वहाँ तो सूखी रोटी, सूखी सब्जी, चटनी, दाल, चावल यही सब मिलता है। वो भी कैदियों को खुद ही बनाना पड़ता है। ये भी वहाँ जाकर अपना खाना खुद बनाएगी। लेकिन ये खाना कैसे बनाएगी? ये तो अपने नेल पर पेंट भी खुद नहीं लगाती, खुद से खाना बनाकर खाएगी। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय, जब 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो अपने आप सीख जाएगी। मैंने तो सुना है वहाँ औरतों को मारते भी हैं। जो औरत काम नहीं करती उसे मार मार कर उसका गाल सूजा देते हैं। नैना का भी सूजा देंगे और जब नैना गाल सुजवा लेगी तो आराम से खाना बना देगी। नैना ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा। जेल चली गई और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। यही सब सोच सोचकर नैना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाई और अपने ही माथे पर लगा ली। कोई कुछ नहीं बोला, बस नैना के ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे। नित्या चिल्लाई, अंडस्को, नहीं दीदी, ऐसा मत करना। दीदी प्लीज ऐसा मत करना। दी प्लीज, दी मुझे छोड़कर मत जाना। दी, मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दी प्लीज मत जाना दी। लेकिन नित्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल नैना ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। नैना सुसाइड कर चुकी थी। नैना की बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और नित्या को राजवीर ने छोड़ दिया। निया जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। नित्या की आंखें बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने झपकना ही बंद कर दिया हो। उसके सामने उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, तो आज इसे अपने किए की सजा मिल ही गई। राजवीर, पुलिस का फोन करो और पुलिस से कहो नित्या ने अपनी बहन को मार दिया। ये सुनते ही नित्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मेरी तरफ मत देखो नित्या। अगर तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी शराफत का फायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारी बहन को कई बार माफ किया, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी माफ़ी को मेरी कमज़ोरी समझ लिया। नित्या बेसुध सी अपनी बहन की लाश के पास बैठी हुई थी। रघुवंशी ब्रदर वहां से जाने लगे। हर्षवर्धन हीर को थामे हुए बाहर आ चुका था। शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था और वो भी बाहर आ गया। धीरे धीरे सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हर्षवर्धन और हीर बैक सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। राजवीर ने गियर चेंज ही किया था कि हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, रुको राजवीर। राजवीर रुक गया। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरने लगा तो राजवीर ने पीछे पलट कर कहा, अंडस्को, चाचू अच्छे मत बनो, वो लड़की अच्छे के लायक नहीं है। हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं राजवीर, नित्या की गलती नहीं थी, नैना की गलती थी। नैना सुसाइड कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हमें नित्या को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहन मर गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती।
हर्षवर्धन वापस से उस टूटे फूटे घर के अंदर गया और फिर नित्या के पास जाकर बोला, नित्या। नित्या ने आंखों में आंसू लिए हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से ही नहीं इंडिया से कहीं दूर चली जाओ, अपनी बहन के पास बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लो, तुम्हारी बहन यही डिजर्व करती थी, शुक्र मनाऊं कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजर्व करती हो, जाओ यहाँ से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस जाने लगा तो नित्या आज फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन बहुत अच्छा था, उसका मन हुआ कि वो नित्या को संभाल ले, लेकिन अगले ही पल उसे वह पल याद आ गया जब सरफराज ने हीर की साड़ी को हाथ लगाया था और हर्षवर्धन नित्या को बिना देखे वहां से चला गया, पीछे छोड़ गया नित्या को उसके दुख के साथ। थोड़ी देर बाद रघुवंशी मैंशन के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी, सब गाड़ियों से उतरे और मैंशन के अंदर चले गए। वरदान अपनी बेटी को शिवाय के हाथों सौंपकर बाहर से ही चला गया। सब मैंशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। हीर जैसे ही अपने कमरे के अंदर आई, उसका रोना तेज हो गया। हर्षवर्धन हीर को अपने सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो हीर के आंसू हीर की बात मान ही नहीं रहे थे। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपने घर वापस आएगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जितना वो कर सकता था उसने कर दिया था। सरफराज और नैना दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हीर ने रोते रोते कहा, पीहू के डैडी में गंदी हो गई, उस आदमी ने मुझे गंदी कर दिया। हर्षवर्धन ने हीर को खुद से गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चुमकर कहा, तुम कभी गंदी नहीं हो सकती, अगर तुम गंदी हो गई तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। इतना कह कर हर्षवर्धन हीर को वॉशरूम में ले आया। उसने शावर ऑन करा और हीर के गालों को सहलाने लगा। हीर के आंसू रुक नहीं रहे थे और हर्षवर्धन समझ रहा था हीर के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके पवित्र आंचल को किसी ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन हीर को बाथरोब पहनाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया। उसने हीर को बैठाया और फिर उसके लिए कपड़े लेने क्लोजेट की ओर चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को एक सिंपल सा नाइट सूट पहना दिया। हीर के आंसू अब रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे के उदासी अब भी वैसे की वैसी ही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकर ट्रे लेकर कमरे के गेट के पास आया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, सर खाना। हर्षवर्धन ने उसके हाथ से खाना ले लिया और हीर के सामने रख दिया। हर्षवर्धन ने हीर के गाल को हाथ लगाकर कहा, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना खा लो। हर्षवर्धन चला गया, लेकिन हीर ने खाना नहीं खाया। हर्षवर्धन भी जानता था कि हीर उसके बिना खाना नहीं खाएगी। हर्षवर्धन वापस आया तो हीर बालकनी की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी हीर को थोड़ा सा सुकून तो दे रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और बालकनी में ले आया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो काफी सुकून भरी थी। उस ठंडी ठंडी हवा में हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट को देखकर हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा। हर्षवर्धन फिर खाने की प्लेट लेकर बालकनी में ही आ गया। उसने हीर को अपनी गोद में बिठाया और बच्चों की तरह खाना खिलाने लगा। हीर ने भी इनकार नहीं किया और हर्षवर्धन की गोद में बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हर्षवर्धन ने भी अपनी बाहें हीर पर कस दी। धीरे धीरे हीर नींद की आगोश में चली गई। हर्षवर्धन फिर से हीर को लेकर बेडरूम में आ गया। उसने हीर को अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके नित्या को इंडिया से बाहर भेज दो और वो दोबारा इंडिया में नहीं आनी चाहिए। हर्षवर्धन फोन पर बात ही कर रहा था कि पीहू भागती हुई कमरे में आई। पीहू जल्दी से आई और हीर के पास लेट गई, लेकिन हीर तो सो चुकी थी। पीहू का आना उसे एहसास ही नहीं हुआ।
पीहू ने हीर को अच्छे से गले लगा लिया, जैसे वह हीर का यहाँ आने का कितना इंतजार कर रही हो। हर्षवर्धन ने भी अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट किया और बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने पीहू को प्यार से अपने करीब करने की कोशिश की तो पीहू बोली, अंडस्को, नहीं डैडी, मुझे तो माँ के पास ही सोना है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को बेटा, माँ बहुत थक गई है तो मेरे पास आकर सो जाओ। लेकिन पीहू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे माँ के पास ही सोना है। मैं माँ के पास सोगी तो मेरा भी प्यारा सा भाई आएगा। मुझे पता है माँ भाई लेकर आएगी जो मेरे जितना क्यूट होगा। मुझे अब माँ के पास ही सोना है, बस अब मैं हमेशा माँ के पास सोऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन की तो आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, तुम्हें किसने कहा कि माँ भाई लेकर आएगी? पीहू ने अपने डैडी को देखकर कहा, अंडस्को, ओ क्या डैडी, आपको इतना भी नहीं पता? पूरे घर को पता है कि मेरा भाई आने वाला है। राजवीर जीजू को भी पता है, शिवाय भैया को भी पता है, और आपका वो नालायक सबसे छोटा भतीजा विराज, उसे भी पता है कि मेरा भाई आने वाला है। जब सबको पता है तो मुझे भी तो पता होगा। हर्षवर्धन तो पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था। पीहू तो सच में बहुत बातें बनाने लगी थी। हर्षवर्धन को वो दिन याद आया जब पीहू उसके बिना किसी और के पास नहीं रहती थी। लेकिन जब से हीर हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी तब से पीहू भी चंचल हो गई थी, वरना तो हर्षवर्धन को हमेशा अपनी बेटी का डर सताता रहता था। CH 329 सुसाइड। सरफराज मर चुका था। सबके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन नैना के चेहरे पर डर था। उसे रघुवंशी ब्रदर्स ने बहुत ज्यादा डरा दिया था। वैसे भी नैना यही डिजर्व करती थी। एक औरत होने के बाद भी उसे हीर और आर्या का दर्द नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी ऐसी सिचुएशन को वो एंजॉय कर रही थी। शिवाय ने मुस्कुराकर नैना को देखा और बोला, अंडस्को, फाइनली तुमने सरफराज को मार दिया। बड़ी बेरहम औरत हो जो तुम्हारी बिस्तर पर जरूर पूरी करता था, तुमने उसे ही मार दिया। तुम सरफराज की ना हो पाई तो किसकी होती? बेचारा सरफराज तुम्हारे लिए इंडिया भी आ गया, ये जानते हुए भी कि अगर वो शिवाय के हाथ लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। उसके बाद भी तुमने सरफराज को मार दिया। कितनी बड़ी कातिल हो तुम। नैना तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी। नैना इतनी बेवकूफ तो नहीं थी जो शिवाय के बातों का मतलब ना समझती हो। राजवीर ने एक बार फिर नित्या के बालों को पकड़ा और नैना के सामने लेकर आया और फिर शिवाय से बोला, अंडस्को, अब इसका क्या करना है? शिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडस्को, बताओ, चाचू पुलिस को बुलाए या इन दोनों बहनों को भी नर्क पहुंचा दे? हर्षवर्धन ने नैना को देखकर कहा, अंडस्को, बताओ नैना, क्या करे तुम्हारा? तुम्हें जेल जाना है या फिर दुनिया से जाना है? शिवाय नैना को देखकर बोला, अंडस्को, चाचू, अगर ये मर गई तो ये जीत जाएगी और खुद को बर्बाद होते हुए कैसे देखेगी? इसलिए इसे जेल जाना बेहतर है, क्योंकि इसकी फोटो अखबार में आएगी, इसे पब्लिसिटी मिलेगी। वैसे भी तो इसे पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि अपने गिरे हुए करियर को उठा सके। दिन रात प्रेस इसके आगे पीछे घूमेगी। इसका एक इंटरव्यू लेने के लिए ना जाने कितने ही लोगों को पैसे खिलाएगी। चाचू, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा, सबको जवाब देती देती थक जाएगी। मैं इसका केस किसी को लड़ने नहीं दूंगा। इसे तो आराम से सजा हो जाएगी। हाँ, फांसी तो नहीं होगी लेकिन उम्र कैद जरूर हो जाएगी। इसका ये हुस्न, इसकी ये जवानी, इसका करियर, इसका पैसा, सब कुछ जेल की चार दीवारी के बीच रहेगा। और आपको पता है चाचू, जेल में जो औरतें होती हैं, सुना है वो नैना जैसी औरतों को तो नोच कर खा जाती है। वैसे नैना कपूर के लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वैसे भी इसे हीरोइन बनना था तो ये वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगी। नैना कपूर सन होकर शिवाय की बातें सुन रही थी। नैना कपूर को समझ आ रहा था कि अगर वो जेल चली गई तो इसका करियर और उसकी जिंदगी, उसका पैसा, रुतबा, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। जो दुनिया वाले उसे इज्जत की नज़रों से देखते हैं, वही दुनिया वाले उसे नफरत की नज़रों से देखेंगे। वैसे भी शिवाय ने कॉन्टेस्ट में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी।
अगर वो जेल चली गई तो बची कुची इज्जत भी चली जाएगी, और यही सब सोच सोच कर नैना कपूर का दिमाग खराब हो रहा था। शिवाय फिर बोला, अंडस्को, राजवीर फोन लगा, जरा बुलाते हैं पुलिस को, बताते हैं नैना कपूर ने सरफराज का खून कर दिया। मैं आई विटनेस बन जाऊंगा, और दिव्यांश तू ऊपर से लेकर नीचे तक सबको खरीद ले। चाहकर भी नैना कपूर जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ये जेल से बाहर आई तो फिर हमारे इतना पावरफुल होने का कोई फायदा नहीं। तुझे पता है दिव्यांश, जेल में चीनी थाई इटालियन ऐसा नहीं मिलता, वहाँ तो सूखी रोटी, सूखी सब्जी, चटनी, दाल, चावल यही सब मिलता है। वो भी कैदियों को खुद ही बनाना पड़ता है। ये भी वहाँ जाकर अपना खाना खुद बनाएगी, लेकिन ये खाना कैसे बनाएगी? ये तो अपने नेल पर पेंट भी खुद नहीं लगाती, खुद से खाना बनाकर खाएगी। राजवीर ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, शिवाय जब 2 थप्पड़ लगेंगे ना तो अपने आप सीख जाएगी। मैंने तो सुना है वहाँ औरतों को मारते भी हैं। जो औरत काम नहीं करती उसे मार मार कर उसका गाल सूजा देते हैं। नैना का भी सूजा देंगे, और जब नैना गाल सुझवा लेगी तो आराम से खाना बना देगी। नैना ये सब सुनकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगा। जेल चली गई और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हो रहा था। यही सब सोच सोच कर नैना ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाई और अपने ही माथे पर लगा ली। कोई कुछ नहीं बोला, बस नैना के ट्रिगर दबाने का इंतजार कर रहे थे। नित्या चिल्लाई, अंडस्को, नहीं दीदी ऐसा मत करना, दीदी प्लीज ऐसा मत करना, दी प्लीज दी मुझे छोड़कर मत जाना, दी मेरा आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, दी प्लीज मत जाना दी। लेकिन नित्या के बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही पल नैना ने आंखें बंद की और ट्रिगर दबा दिया। नैना सुसाइड कर चुकी थी। नैना की बॉडी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और नित्या को राजवीर ने छोड़ दिया। निया जहां खड़ी थी वहीं बैठ गई। नित्या की आंखें बंद नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने झपकना ही बंद कर दिया हो। उसके सामने उसकी बहन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, तो आज इसे अपने किए की सजा मिल ही गई। राजवीर, पुलिस का फोन करो और पुलिस से कहो नित्या ने अपनी बहन को मार दिया। ये सुनते ही नित्या ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, मेरी तरफ मत देखो नित्या, अगर तुम्हें हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी अपनी बहन की तरह हमारी शराफत का फायदा उठाओगी। मैंने तुम्हारी बहन को कई बार माफ किया, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरी माफी को मेरी कमजोरी समझ लिया। नित्या बेसुध सी अपनी बहन की लाश के पास बैठी हुई थी। रघुवंशी ब्रदर वहां से जाने लगे। हर्षवर्धन हीर को थामे हुए बाहर आ चुका था। शिवाय ने भी आर्या को कसकर गले लगाया हुआ था और वो भी बाहर आ गया। धीरे धीरे सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। हर्षवर्धन और हीर बैक सीट पर बैठे हुए थे। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाली हुई थी। राजवीर ने गियर चेंज ही किया था कि हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, रुको राजवीर। राजवीर रुक गया। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरने लगा तो राजवीर ने पीछे पलट कर कहा, अंडस्को, चाचू अच्छे मत बनो, वो लड़की अच्छे के लायक नहीं है। हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं राजवीर, नित्या की गलती नहीं थी, नैना की गलती थी। नैना सुसाइड कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हमें नित्या को इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहन मर गई, इससे ज्यादा बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। हर्षवर्धन वापस से उस टूटे फूटे घर के अंदर गया और फिर नित्या के पास जाकर बोला, अंडस्को, नित्या। नित्या ने आंखों में आंसू लिए हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, मैंने तुम्हें माफ किया, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से ही नहीं इंडिया से कहीं दूर चली जाओ। अपनी बहन के पास बैठकर रोने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार लो। तुम्हारी बहन यही डिजर्व करती थी। शुक्र मनाऊं कि मेरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, वरना तुम तो इससे भी ज्यादा बड़ा डिजर्व करती हो। जाओ यहाँ से और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई केस नहीं चलेगा, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस जाने लगा तो नित्या आज फूट फूट कर रोने लगी।
हर्षवर्धन बहुत अच्छा था। उसका मन हुआ कि वो नित्या को संभाल ले, लेकिन अगले ही पल उसे वह पल याद आ गया जब सरफराज ने हीर की साड़ी को हाथ लगाया था और हर्षवर्धन नित्या को बिना देखे वहां से चला गया, पीछे छोड़ गया नित्या को उसके दुख के साथ। थोड़ी देर बाद रघुवंशी मेंशन के सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। सब गाड़ियों से उतरे और मेंशन के अंदर चले गए। वरदान अपनी बेटी को शिवाय के हाथों सौंपकर बाहर से ही चला गया। सब मेंशन के अंदर आ गए। हर्षवर्धन हीर को लेकर अपने कमरे में आ गया। हीर जैसे ही अपने कमरे के अंदर आई, उसका रोना तेज हो गया। हर्षवर्धन हीर को अपने सीने से लगाए चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज तो हीर के आंसू हीर की बात मान ही नहीं रहे थे। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अपने घर वापस आएगी। हर्षवर्धन हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जितना वो कर सकता था उसने कर दिया था। सरफराज और नैना दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हीर ने रोते रोते कहा, अंदस को पीहू के डैडी में गंदी हो गई, उस आदमी ने मुझे गंदी कर दिया। हर्षवर्धन ने हीर को खुद से गले लगा लिया और फिर उसके माथे को चूमकर कहा, अंदस को तुम कभी गंदी नहीं हो सकती। अगर तुम गंदी हो गई तो मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को वॉशरूम में ले आया। उसने शावर ऑन करा और हीर के गालों को सहलाने लगा। हीर के आंसू रुक नहीं रहे थे और हर्षवर्धन समझ रहा था हीर के लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उसके पवित्र आंचल को किसी ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन हीर को बाथरोब पहनाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आया। उसने हीर को बैठाया और फिर उसके लिए कपड़े लेने क्लोजेट की ओर चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को एक सिंपल सा नाइट सूट पहना दिया। हीर के आंसू अब रुक गए थे, लेकिन उसके चेहरे के उदासी अब भी वैसे की वैसी ही थी। थोड़ी देर बाद एक नौकर ट्रे लेकर कमरे के गेट के पास आया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, अंदस को सर खाना। हर्षवर्धन ने उसके हाथ से खाना ले लिया और हीर के सामने रख दिया। हर्षवर्धन ने हीर के गाल को हाथ लगाकर कहा, अंदस को मैं चेंज करके आता हूँ, तुम खाना खा लो। हर्षवर्धन चला गया, लेकिन हीर ने खाना नहीं खाया। हर्षवर्धन भी जानता था कि हीर उसके बिना खाना नहीं खाएगी। हर्षवर्धन वापस आया तो हीर बालकनी की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी हीर को थोड़ा सा सुकून तो दे रही थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया और बालकनी में ले आया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो काफी सुकून भरी थी। उस ठंडी ठंडी हवा में हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उस मुस्कुराहट को देखकर हर्षवर्धन को बहुत अच्छा लगा। हर्षवर्धन फिर खाने की प्लेट लेकर बालकनी में ही आ गया। उसने हीर को अपनी गोद में बिठाया और बच्चों की तरह खाना खिलाने लगा। हीर ने भी इनकार नहीं किया और हर्षवर्धन की गोद में बैठकर थोड़ा बहुत खाना खा लिया। थोड़ी देर बाद हीर ने अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया। हर्षवर्धन ने भी अपनी बाहें हीर पर कस दी। धीरे धीरे हीर नींद की आगोश में चली गई। हर्षवर्धन फिर से हीर को लेकर बेडरूम में आ गया। उसने हीर को अच्छे से लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया, फिर उसके माथे को चूम लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंदस को जितनी जल्दी हो सके नित्या को इंडिया से बाहर भेज दो और वो दोबारा इंडिया में नहीं आनी चाहिए। हर्षवर्धन फोन पर बात ही कर रहा था कि पीहू भागती हुई कमरे में आई। पीहू जल्दी से आई और हीर के पास लेट गई, लेकिन हीर तो सो चुकी थी। पीहू का आना उसे एहसास ही नहीं हुआ। पीहू ने हीर को अच्छे से गले लगा लिया, जैसे वह हीर का यहाँ आने का कितना इंतजार कर रही हो। हर्षवर्धन ने भी अपनी बेटी को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट किया और बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ गया। हर्षवर्धन ने पीहू को प्यार से अपने करीब करने की कोशिश की तो पीहू बोली, अंदस को नहीं डैडी, मुझे तो माँ के पास ही सोना है। हर्षवर्धन ने कहा, अंदस को बेटा माँ बहुत थक गई है तो मेरे पास आकर सो जाओ। लेकिन पीहू ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंदस को नहीं, मुझे माँ के पास ही सोना है। मैं माँ के पास सोगी तो मेरा भी प्यारा सा भाई आएगा। मुझे पता है माँ भाई लेकर आएगी जो मेरे जितना क्यूट होगा। मुझे अब माँ के पास ही सोना है,
बस अब मैं हमेशा माँ के पास सोऊंगी। ये सुनकर हर्षवर्धन की तो आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को, तुम्हें किसने कहा कि माँ भाई लेकर आएगी? पीहू ने अपने डैडी को देखकर कहा, अंडस्को, ओ क्या डैडी, आपको इतना भी नहीं पता? पूरे घर को पता है कि मेरा भाई आने वाला है। राजवीर जीजू को भी पता है, शिवाय भैया को भी पता है, और आपका वो नालायक सबसे छोटा भतीजा विराज, उसे भी पता है कि मेरा भाई आने वाला है। जब सबको पता है तो मुझे भी तो पता होगा। हर्षवर्धन तो पीहू को आंखें फाड़े देख रहा था। पीहू तो सच में बहुत बातें बनाने लगी थी। हर्षवर्धन को वो दिन याद आया जब पीहू उसके बिना किसी और के पास नहीं रहती थी। लेकिन जब से हीर हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी, तब से पीहू भी चंचल हो गई थी, वरना तो हर्षवर्धन को हमेशा अपनी बेटी का डर सताता रहता था। CH-330 तुम्हारा बाप सुखराम। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, बहुत बातें बनाने लगी हो, चलो आओ डैडी के पास आकर सो जाओ। पीहू ने फिर से नामे गर्दन हिला दी और हीर को कसकर गले लगाकर आंख बंद कर ली। थोड़ी देर में पीहू भी सो गई। हर्षवर्धन अपनी दोनों राजकुमारी को देख रहा था। उसने फिर से झुककर दोनों को किस किया और फिर वो भी अपनी दोनों राजकुमारी को बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ आर्या भी फ्रेश होकर बालकनी में खड़ी थी। आर्या रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक उदासी थी। वो भी जब जब आंखें बंद करती उसे वो मंजर याद आता, जब वो बॉडीगार्ड उसे बाल पकड़कर खींच रहा था। आर्या भी उस पल को याद करती तो उसकी आंखें भी नम हो जाती। चाहकर भी आर्या के दिमाग से वो सारी बातें निकल नहीं रही थी। शिवाय वॉशरूम से बाहर निकला। वो अपने बालों को टॉवल से साफ कर रहा था। उसने आर्या को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आर्या अब भी दर्द से गुजर रही है। शिवाय को भी वो पल याद आया कि जब उसने उस घर में एंट्री की थी, तब एक बॉडीगार्ड ने आर्या के बालों को पकड़ा हुआ था और दूसरा बॉडीगार्ड उसकी जैकेट उतारने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने टॉवल एक साइड फेंका और क्लोजेट की ओर चला गया। थोड़ी देर में चेंज करने के बाद शिवाय बालकनी में आया। शिवाय ने आर्या को पीछे से गले लगाया तो महसूस किया कि आर्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिवाय ने आर्या को घुमाकर गले लगा लिया और फिर उसके बालों को जूम कर बोला, अंडस्को, रो क्यों रही हो? कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो और जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता। और आज तुमने डेमो देख ही लिया, अगर कोई भी तुम्हें आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आर्या धीरे से बोली, अंडस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? शिवाय ने कहा, अंडस्को, बिल्कुल नहीं, अब तो वैसे भी सेकंड सीजन आने वाला है, मुझे और तुम्हें तो मोनिका बुरा ही बना देगी। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया और कमरे में ले आया। फिर आर्या के चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला, अंडस्को, बहुत मूड खराब है। आर्या ने हाँ में एक गर्दन दिला दी। शिवाय बोला, अंडस्को, तो चलो तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। आर्या को समझ नहीं आया कि शिवाय क्या कहना चाहता है। अगले ही पल शिवाय ने आर्या के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। धीरे धीरे शिवाय के हाथ आर्या के कपड़ों पर घूमने लगे। आर्या के दिल को भी सुकून मिल रहा था, क्योंकि आज शिवाय आर्या को पूरे तरीके से अपना बना लेना चाहता था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेले देखा और आर्या ने खुद को देखा तो उसने एक येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जो रात को शिवाय ने उसे पहनाई थी। आर्या ने कमरे में नजर घुमाई तो शिवाय वहां भी नहीं था और तभी आर्या के कानों में आरती की आवाज आने लगी। आर्या झटके से बैठ गई। आर्या खुद में ही बड़बड़ाई, अंडस्को, लगता है चाची उठ गई और मैं अभी तक सो रही हूँ। आर्या ने टाइम देखा तो सुबह के 8 o'clock बज रहे थे। आर्या जल्दी से बाथरूम में भागी। आर्या नहा धोकर जल्दी से नीचे आई, लेकिन तब तक हीर पूजा खत्म कर चुकी थी और सबको आरती दे रही थी। आर्या ने आखिरी में आरती ली और धीरे से बोली, अंडस्को, सॉरी सिंड्रेला चाची। हीर ने प्यार से आर्या के सिर पर हाथ रखा और बोली, अंडस्को, सॉरी किस लिए? आर्या ने कहा, अंडस्को, चाची मैं उठने में लेट हो गई,
मुझे मिस्टर ऑलराउंडर ने उठाया ही नहीं। शिवाय जो कि आरती लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था, वो बोला, अंडरस्को, सिंड्रेला चाची झूठ बोल रही है, मैंने तुमसे बहुत उठाया था लेकिन ये उठी नहीं। आर्या तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी और उसे आंखें भी दिखा रही थी, जैसे कहना चाहती हो चुप हो जाओ, लेकिन शिवाय वो किसी से मानता कहाँ था। शिवाय ने एक एप्पल उठाया और उसे खाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे ऐसे घूर कर देखने से कुछ नहीं होगा, मैं चाचू जैसा नहीं हूँ कि चाची ने घूर कर देखा और चाचू भीगी बिल्ली बन गए। अभी तो बस शिवाय को आर्या घूर कर देख रही थी। शिवाय के इस बयान पर तो पूरी रघुवंशी फैमिली शिवाय को घूर कर देखने लगी, खासकर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडरस्को, शिवाय तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान कैंची से भी तेज चलती है? शिवाय भी जवाब देता हुआ बोला, अंडरस्को, हाँ लगता तो है चाचू, पर क्या करूं, मना करने के बाद भी इसकी धार उतनी ही तेज है जितनी कैंची की होती है। हीर ने आरती की थाली आर्या के हाथ में पकड़ाई और शिवाय के पास आकर बोली, अंडरस्को, अच्छा भैया बहुत हुआ, सब नाश्ता कर लो, वैसे भी आज कितने दिनों बाद पूरी फैमिली साथ में खाना खाएगी। थोड़ी देर बाद सब हीर की बात मानकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। पेंथर अपनी और पूर्वी की शादी की बात करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर फिलहाल हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर पेंथर ने हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू आपसे एक बात करनी थी। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, हाँ बोलो क्या बात करनी थी? पेंथर ने कहा, अंडरस्को, चाचू वो मैं आपसे कहना चाहता था कि मुझे मेरा मतलब है, मैंने आप समझ रहे हो ना चाचू? हर्षवर्धन ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं मैं कुछ नहीं समझ रहा, ढंग से बताओगे तो ही समझ पाऊंगा। पेंथर का मुंह बन गया और पूरी रघुवंशी फैमिली और जोर से हंसने लगी। शिवाय ने फिर पेंथर को देखकर कहा, अंडरस्को, चाचू इसे पूर्वी से शादी करनी है, बस कहने में शर्मा रहा है। हर्षवर्धन अपना नाश्ता करते हुए बोला, अंडरस्को, अब इसे शर्म आ रही है, जब उसका दिल दुखाया था तब इसे शर्म नहीं आई, जब उसे छोड़ दिया था तब इसे शर्म नहीं आई। पेंथर मुंह बनाकर धीरे से बोला, अंडरस्को, कब तक मुझे एक ही बात के लिए सुनाते रहोगे? अब मैं सुधर गया हूँ, ना तो कर दो ना मेरी शादी पूर्वी से। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर पेंथर को देखा और बोला, अंडरस्को, ठीक है करवा देते हैं, कर लो अपनी पूर्वी से बात, दोनों मिलकर डेट डिसाइड कर लो, ले आते हैं पूर्वी को रघुवंशी मैंशन में। इस पर पेंथर ने कहा, अंडरस्को, चाचू मैं पूर्वी को यहाँ नहीं लाना चाहता। ये सुनते ही पूरी फैमिली पेंथर को देखने लगी। पेंथर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू मैं तो यहाँ इसलिए रहता था क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन अब मैं पूर्वी के साथ एक फैमिली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं और पूर्वी अपने फ्लैट में ही रहेंगे। हर्षवर्धन को पेंथर का सजेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, नहीं पेंथर तुम भी यही रहोगे और पूर्वी भी यही रहेगी, तुम्हें देखने की आदत पड़ गई है और वैसे भी मैं तुम्हें अपने बेटे से कम नहीं समझता, इसलिए मेरे सामने ऐसी बकवास करना बंद करो। पेंथर कुछ बोलता उससे पहले ही दिव्यांश ने पेंथर को चुप करवाते हुए कहा, अंडरस्को, पेंथर चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम यही रहोगे, हमारे साथ पूर्वी यहाँ रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? पेंथर बोला, अंडरस्को, आप समझ नहीं रहे, मैं पूर्वी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, अपना घर खरीदना चाहता हूँ, प्लीज चाचू मुझे यहाँ से जाने की परमिशन दे दो। कोई भी पेंथर को वहाँ से जाने की परमिशन नहीं देना चाहता था, लेकिन पेंथर ने धीरे धीरे सबको मना लिया। आखिर में शिवाय ने कहा, अंडरस्को, ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा दूर जाकर रहने मत लगा जाना। पेंथर बोला, अंडरस्को, नहीं बस राजवीर के मोहल्ले में ही एक घर देखा है, वहीं रह लूंगा, राजवीर का साथ भी हो जाएगा। सबको अब पेंथर का सजेशन सही लगा और सबने पेंथर की बात मान ली। पेंथर जब ये सारी बातें कर रहा था तब वहाँ सांझ नहीं थी। थोड़ी देर बाद सांझ भी वहाँ आ गई। सांझ भी सबसे कहना चाहती थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ना चाहती है,
लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत नहीं थी। सांझ जब जब शौर्य के बारे में सोचती तब तब उसे रोना आता। सांझ डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो शौर्य की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर चले गए। सांझ ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शिवाय उसे जानबूझकर अपने साथ ले गया। रघुवंशी इंडस्ट्रीज कॉन्टेस्ट के बाद सबने एक राहत की सांस ली। पूरी रघुवंशी फैमिली और शौर्य और वरदान सब मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। धीरे धीरे मीटिंग खत्म हो गई। वरदान और हर्षवर्धन वहां से चले गए। वहां बस रघुवंशी ब्रदर और शौर्य बातें कर रहे थे। आज काम कम था, इसीलिए सब वहीं बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तभी राजवीर बोला, अंडस्को, तो पेंथर कब की डेट फिक्स की है? कब कर रहे हो पूर्वी से शादी? पेंथर बोला, अंडस्को, बस चाचू को आज बोल तो दिया, बस अब जब चाचू कहेंगे तभी पूर्वी से शादी कर लूंगा। तभी शिवाय ने कहा, अंडस्को, चाचू तो कह ही देंगे, लेकिन तेरा अपना भी तो ओपिनियन होगा। पेंथर ने कहा, अंडस्को, मेरा क्या ओपिनियन, मुझे थोड़ी ना ये सब आता है। शुभ मुहूर्त निकालना, कुंडली देखना, ये सब तो चाचू ही अपने हाथ में लेंगे, तभी कुछ होगा। शिवाय बोला, अंडस्को, भाई गलत जगह उम्मीद लगाए बैठा है। तुझे ये सारा काम चाचू के हाथ नहीं सौंपना था, लेकिन तूने तो चाचू के हाथ सौंप दिया। चाचू तो इतना बिजी रहते हैं कि इस काम को अगले 2 साल में करेंगे। सब पेंथर की सगाई की बात कर ही रहे थे, तभी मीटिंग रूम का गेट खुला। सामने सांझ खड़ी थी। सांझ ने आधी अधूरी बात सुनकर कहा, अंडस्को, किसकी सगाई की बात हो रही है? पेंथर जवाब देता उससे पहले ही शौर्य ने कहा, अंडस्को, मेरी और स्वीटी की। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट थी, वो उदासी में बदल गई। सांझ का मन हुआ कि वो अभी यहाँ से चली जाए और फूट फूट कर रोए, लेकिन उसने अपने दिल को समझा लिया और शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, अंडस्को, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम सगाई कर रहे हो। शौर्य ने भी हाथ मिलाकर कहा, अंडस्को, थैंक यू। सांझ अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़वाना चाहती थी, लेकिन शौर्य ने सांझ का हाथ नहीं छोड़ा। शिवाय दिव्यांश, विराज, राजवीर, पूरी फैमिली उन दोनों को ही देख रही थी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सांझ ने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, शौर्य हाथ छोड़ दो। शौर्य ने हाथ छोड़ दिया। सांझ बोली, अंडस्को, मैं अभी आई। इतना कहकर सांझ आंखों में पानी लिए वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय उठा और उसने शौर्य के बाल पकड़कर हिलाते हुए बोला, अंडस्को, अभी कुछ तो तरस खा ले, वो रोने वाली थी। शौर्य ने भी हंसकर कहा, अंडस्को, हाँ तो रोई तो नहीं ना, बस पेंथर की सगाई तक की बात है, उसके बाद तरस खा लूंगा। राजवीर ने कहा, अंडस्को, गाइज, मेरे पास एक सजेशन है। सब राजवीर को देखने लगे। राजवीर बोला, अंडस्को, चाचू का बर्थडे आ रहा है, तो हम लोग उसी दिन पेंथर और पूर्वी की सगाई कर लेते हैं और शौर्य भी सांझ को उसी दिन प्रपोज कर देगा। शौर्य को राजवीर का सजेशन अच्छा लगा। शौर्य बोला, अंडस्को, क्या बात है सीनियर, यकीन नहीं आता तुम्हारे पास भी सजेशन है, वरना तुम तो अपनी पूरी जिंदगी सीरियस होकर ही गुजार देते। राजवीर ने बालों में हाथ मार कर कहा, अंडस्को, ये रूही नाम की बंदी जो मेरी जिंदगी में आई है ना, उसके चलते मैं बहुत कुछ सीख गया। शिवाय बोला, अंडस्को, और रूही किससे सीखती है? राजवीर ने कहा, अंडस्को, कूड़े वाले से। ये सुनते ही सब तरह तरह के मुंह बनाकर हंसने लगे। दूसरी तरफ हर्षवर्धन केबिन में काम कर रहा था। किसी को काम हो या ना हो, हर्षवर्धन के पास तो हमेशा ही काम रहता था। हर्षवर्धन काम कर रहा था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन इग्नोर कर दिया। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। हर्षवर्धन ने फोन साइलेंट पर कर दिया। आधे घंटे बाद हर्षवर्धन ने फोन देखा तो उसमें 105 मिस कॉल थी। हर्षवर्धन की आंखें हैरानी से फैल गई। हर्षवर्धन ने मिस कॉल चेक की, उससे पहले ही फोन फिर से बजने लगा। हर्षवर्धन ने फोन उठाकर कहा, अंडस्को, हेलो। सामने से आवाज आई, अंडस्को, क्या बात है मिस्टर हर्षवर्धन, आप तो मेरा फोन भी इग्नोर करते हो।
हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, कौन हो आप? सामने से आवाज आई, अंडरस्को, भूल गई मैं तुम्हारा बाप सुखराम। ये सुनते ही हर्षवर्धन की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने जल्दी से फोन कट कर दिया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने पानी का गिलास उठाया और उसे एक ही झटके में पी गया। इतने में हर्षवर्धन का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। हर्षवर्धन के हाथ फोन को देखकर कांपने लगे। हर्षवर्धन की हिम्मत फोन को उठाने की नहीं थी। हर्षवर्धन ने अपने कैप्टे हाथों से वो फोन कट कर दिया। हर्षवर्धन ने आंखें बंद की और उसे कुछ ऐसा याद आने लगा कि उसके चेहरे पर पसीना आ गया। हर्षवर्धन ने टिश्यू पेपर उठाया और अपना पसीना साफ किया और तभी उसके केबिन का गेट खुला। जैसे ही गेट खुला हर्षवर्धन के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। हर्षवर्धन ने पलटकर देखा तो वहां शिवाय खड़ा था।